नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायो बाय वीरेंद्र सर पर। दोस्तों, अपना 15वां लेसन चल रहा था। 15वें लेसन के कुछ टॉपिक हमने कर लिए थे और आज का हमारा टॉपिक है क्लोनीकृत जो क्लोनिंग जीन हैं उनके विश्लेषण की विधियाँ क्या है। टॉपिक है हमारा क्लोनिंग जीनों के विश्लेषण की विधियाँ। जो साथी नए जुड़े हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। इसकी पहली विधि आती है जैल विद्युत कण संचलन। जैल विद्युत कण संचलन, इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ जी। कटे हुए डीएनए खंडों को, जो डीएनए खंड हमने प्रतिबंधन एंजाइमों द्वारा काटे हुए, उन कटे हुए डीएनए खंडों को अलग करने के लिए जो विधि काम में ली जाती है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। यानी कटे हुए डीएनए खंडों को अलग करने के लिए काम आने वाली तकनीक क्या कहलाती है भाई? जैल विद्युत कण संचलन कहलाती है या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इस विधि में क्या किया जाता है? जो डीएनए खंड होते हैं, जैसे ये डीएनए खंड हैं, इन डीएनए खंडों के ऊपर ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो इनको विद्युत क्षेत्र के एनोड, किधर? एनोड से होकर के गुजारा जाता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर एनोड की ओर से गुजारा जाता है। यानी इस तकनीक में ऋण आवेशित डीएनए खंडों को एनोड की ओर से गुजारा जाता है। यह डीएनए खंड हैं वो अपने आकार के आधार पे, जैसे ये एक जेल की पट्टिका होती है, उस जेल की पट्टिका के ऊपर ये डीएनए खंड अपने आकार के आधार पे, यानी बड़े आकार के तो नजदीक, छोटे आकार के हैं वो सबसे दूर पट्टिका के ऊपर चिपकते हैं, ऐसे इस तरह से। यानी क्या है कि इस तकनीक के अंदर ऋण आवेशित डीएनए खंडों को एनोड की ओर से गुजारते हैं। मान लो ये एनोड लगा दिया यहाँ पे अपन ने, ठीक है, और इधर से इन डीएनए खंडों को गुजार रहे हैं। तो इस छलनी के अंदर छिद्र होते हैं। ये जो पट्टिका लगाई है इसके अंदर छिद्र होते हैं और ये छिद्रों के तरफ से ये ऐसे एनोड की ओर खींचते हैं। तो जो बड़े होते हैं वो तो नज़दीक गिर जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो दूरी पे जाके इस पट्टिका के ऊपर गिरकर चिपक जाते हैं। समझो इसको। इस तकनीक में ऋण आवेशित डीएनए खंडों को एनोड की ओर से गुजारते हैं। यहाँ डीएनए खंडों को उनके आकार के आधार पर अलग कर लिया जाता है। इस उपकरण में दो प्रकार की जेल, ये जो पट्टिका है इसमें दो प्रकार की जेल काम में ली जाती है। एक तो एगारोजेल, एक तो होती है कौन सी? एगारोजेल, और दूसरी होती है पॉलीएक्रेलेमाइड, एक्रेलेमाइड जेल। दो प्रकार की जेल काम में ली जाती है, एक तो एगारोजेल और दूसरी पॉलीएक्रेलेमाइड जेल। इस जेल के मध्य क्या पाए जाते हैं? इस जेल के मध्य छिद्र पाए जाते हैं। यहाँ पे ऐसे छिद्र होते हैं। इस जेल के मध्य छिद्र पाए जाते हैं जिनसे यह आणविक छलनी की तरह कार्य करते हैं। जिससे ये जो जेल है ये किसकी तरह है? आणविक छलनी की तरह काम करती है। आणविक
छलनी की तरह काम करती है। इन डीएनए खंडों को एथिल ब्रोमाइड से, अब ये डीएनए खंड है, इन डीएनए खंडों को एथिल ब्रोमाइड से अभिरंजित किया जाता है। किससे अभिरंजित करते हैं? एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड से अभिरंजित करके फिर किससे? पराबैंगनी किरणों से, यूवी किरणों से क्या किया जाता है? इसको अनावृत किया जाता है, जिससे ये जो डीएनए खंड है इनकी चमकीली नारंगी पट्टी दिखाई देती है। हाँ भाई, ये कटे हुए डीएनए खंड अलग हो गए। अब इसको एथिल ब्रोमाइड से अभिरंजित करेंगे, फिर इनके ऊपर यूवी किरणें डालेंगे तो चमकीली नारंगी रंग की पट्टियां दिखाई देती हैं। अब इन पट्टियों को चाकू की सहायता से, मान लो यही करना है तो इनको चाकू की सहायता से अलग कर लिया जाता है और छालन क्रिया द्वारा, कौन सी क्रिया द्वारा? यानी धोने की क्रिया द्वारा, छालन क्रिया द्वारा इनको धो लिया जाता है। और धो करके क्या भी, जेल तो पानी के साथ बह करके चली जाती है और डीएनए खंड हैं वो शेष पात्र में रह जाते हैं। इस तरह कटे हुए डीएनए खंडों को अलग करने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है उस तकनीक को हम विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक कहते हैं। ये कई बार बोर्ड में प्रश्न आ चुका है। नेक्स्ट है हमारी तकनीक नंबर 2, ब्लोटिंग तकनीक। ब्लोटिंग तकनीक, हाँ भाई, इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा प्राप्त डीएनए खंडों को, अब जो प्राप्त डीएनए खंड है इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा, मान लो ये डीएनए खंड है, इन प्राप्त डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज, किसके ऊपर? ये किसका है? नाइट्रोसेल्यूलोज। नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पर क्या किया जाना? स्थानांतरित करके उसे स्थिर किया जाना। ही क्या करेंगे? कटे हुए डीएनए खंड है, किससे? कटे हुए डीएनए खंड को अपन ने क्या किया? इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर लिया। अब उस अलग किए हुए डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर स्थानांतरित करके उसे स्थिर कर लिया गया। उसे क्या कर लिया गया? स्थिर कर लिया गया। नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पर क्या कर लिया गया? स्थिर कर लिया गया। इस स्थिर करने को ही ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। इस स्थिर करने को ही क्या कहा जाता है? ब्लोटिंग तकनीक कहा जाता है। अब ये जो कटे हुए डीएनए खंड हैं इनकी डीएनए प्रोब्स द्वारा क्या करा ली जाती है? पहचान करा ली जाती है। इसे ही हम ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। ये जो ब्लोटिंग तकनीक है ये वाली, इस जो ब्लोटिंग तकनीक है इसका यह कार्य E.M. सदर्न नामक वैज्ञानिक द्वारा 1975 में किया गया। इसलिए इस तकनीक का नया नाम पड़ गया सदर्न ब्लोटिंग तकनीक। इस तकनीक का नाम क्या पड़ गया? सदर्न ब्लोटिंग तकनीक। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक में क्या है भाई? कटे हुए डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग कर करके और छालन क्रिया द्वारा उन्हें अलग कर लेंगे और अलग किए हुए डीएनए खंडों को नाइट्रोसेल्यूलोज के फिल्टर पर स्थिर कर देंगे और डीएनए प्रोब्स द्वारा उससे पहचान करा ली जाएगी। यह काम E.M. सदर्न ने 1975 में किया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सदर्न ब्लोटिंग तकनीक पड़ गया। अगर आपसे पूछे सदर्न ब्लोटिंग तकनीक से क्या किया जाता है तो आप क्या कह दोगे? इस तकनीक से डीएनए खंडों की पहचान की जाती है। इस तकनीक से डीएनए खंडों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। इसी में आता है, ये तो सदर्न हो गया,
दूसरी आती है नदर्न ब्लोटिंग तकनीक। नदर्न ब्लोटिंग तकनीक। हाँ भाई, 1979 में आल्विक एवं साथियों द्वारा इलेक्ट्रोफोरेसिस से कटे हुए आरएनए खंडों को इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से कटे, यहाँ पे तो डीएनए खंड है, यहाँ पे इन्होंने क्या लिया, आरएनए खंडों को अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र, ध्यान देना, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र, इसको शॉर्ट में बोलते हैं OBM, अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र पर क्या कर दिया, स्थानांतरित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, नदर्न ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से कटे हुए डीएनए खंडों को नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पे स्थिर किया था, तो इसको अपन ने क्या कहा था, सदर्न, और यहाँ पे नदर्न के अंदर इलेक्ट्रोफोरेसिस से कटे हुए आरएनए खंडों को अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल पत्र के ऊपर क्या किया, स्थानांतरित किया। इसे ही हम नदर्न ब्लोटिंग तकनीक कहते हैं। और अगर आपसे पूछे नदर्न ब्लोटिंग तकनीक के द्वारा क्या किया जाता है, तो आप क्या कहोगे, आरएनए का विश्लेषण किया जाता है। आरएनए का क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। ध्यान रखना, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक में कटे हुए डीएनए खंड नाइट्रोसेलुलोज के फिल्टर पर स्थिर किए जाएंगे, और नदर्न ब्लोटिंग तकनीक में कटे हुए आरएनए खंडों को अमीनो बेंजाइल ऑक्सीमिथाइल यानी OBM पत्र पर स्थानांतरित किया जाता है। तीसरी एक आती है वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक। वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक। हाँ भाई, 1979 में तोबिन और उनके साथियों ने, वैज्ञानिक कौन है, तोबिन एवं उनके साथियों ने, हाँ भाई, प्रोटीन को सबसे पहले सोडियम डोडीसाइल सल्फेट की सहायता से अलग किया। किसको, प्रोटीन को सबसे पहले किसके द्वारा, सोडियम डोडीसाइल सल्फेट की सहायता से अलग किया, की सहायता से क्या किया, अलग किया। फिर इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस से विलगित किया। फिर इस प्रोटीन को क्या किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस से विलगित किया। इलेक्ट्रोफोरेसिस से इसको क्या कर लिया, विलगित कर लिया, अर्थात तोड़ लिया, एवं उन्हें नाइट्रोसेलुलोज, फिर इसे नाइट्रोसेलुलोज या फिर नाइलॉन झिल्ली पर स्थानांतरित करके एक्स-रे द्वारा अनावृत किया।
और किसकी पहचान की? प्रोटीन की पहचान की। प्रोटीन की क्या की? पहचान की। इस तकनीक को ही हमने क्या कहा? वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक। ध्यान रखना, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक में डीएनए खंडों की पहचान की जाती है, नदर्न ब्लोटिंग तकनीक में आरएनए खंडों की पहचान की जाती है, और वेस्टर्न ब्लोटिंग तकनीक में प्रोटीन की पहचान की जाती है। यहाँ पे प्रोटीन को सोडियम डोडिसाइल सल्फेट की सहायता से अलग करके इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा उसे खंडित किया और नाइट्रोसेल्यूलोज या नायलॉन की झिल्ली पे स्थानांतरित करके एक्सरे किरणों के द्वारा उसे अनावृत किया। और इस तकनीक के द्वारा किसकी पहचान की गई? प्रोटीन का विश्लेषण किया गया। अगर आपसे पूछे इस वेस्टर्न से किसकी पहचान की जाती है, तो आप क्या कहोगे? प्रोटीन का विश्लेषण या प्रोटीन की पहचान की जाती है, प्रोटीन का अध्ययन किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आजकल पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का कोरोना के अंदर, कोरोना का जो टेस्ट हो रहा है उसमें पीसीआर की सहायता ली जा रही है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कह देते हैं। हाँ जी, देखिए, पीसीआर तकनीक से पहले जीन क्लोनिंग के लिए वाहक को आवश्यक साधन माना जाता था। पहले पीसीआर को केवल क्या माना जाता था? जीन क्लोनिंग के लिए वाहक, जीन क्लोनिंग के लिए वाहक को आवश्यक साधन माना जाता है। लेकिन 1989 में कैरी मूलस द्वारा यानी पीसीआर आने से पहले जीन क्लोनिंग का जो साधन माना जाता वो वाहक को ही माना जाता था। लेकिन जैसे ही 1989 में कैरी मूलिस आए तो कैरी मूलिस के द्वारा पीसीआर की खोज की गई। कैरी मूलिस के द्वारा अगर आपसे पूछे पीसीआर की खोज किसने की, तो आप क्या कहोगे? कैरी मूलस ने। कब? 1989 में, जिसके द्वारा डीएनए की एक प्रति से लाखों प्रतिलिपियां अत्यंत कम समय में बनाई जा सकती हैं। जैसे ये एक डीएनए खंड है, इस डीएनए खंड से लाखों प्रतिलिपियां बहुत ही कम समय में बनाई जा सकती है। जैसे एक फोटोकॉपी मशीन के द्वारा एक पिक्चर की हम लाखों प्रतिलिपियां बना सकते हैं, उसी तरह एक डीएनए के खंड के द्वारा हम उसी के समान लाखों प्रतिलिपियां बना सकते हैं, सेम टू सेम। इस अभिक्रिया के तीनों चरणों द्वारा लगभग, इस अभिक्रिया के 3 चरण हैं, इन तीनों चरणों द्वारा लगभग 20 से 30 बार चक्र में 20 से 30 बार चक्र दोहराने में 20 से 30 बार चक्र दोहराने में लाखों प्रतियां बनाई जा सकती हैं। जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे 20 से 30 बार ही अपन दोहराएंगे तो लाखों प्रतिलिपियां बन जाती है। यह अभिक्रिया डीएनए थर्मल साइक्लर में संपन्न की जाती है। अगर आपसे कोई पूछे पीसीआर है, उसकी जो अभिक्रिया कहाँ पे संपन्न होती है, तो आप क्या कहोगे? डीएनए थर्मल साइक्लर, डीएनए
थर्मल साइक्लर में संपन्न की जाती है, जिसके एक चक्र को पूरा होने में लगभग 225 सेकंड का समय लगता है। यानी एक चक्र पूरा होने में कितना समय लगता है? 225 सेकंड का समय लगता है। अब ये पीसीआर की उपयोगिता, क्या क्या उपयोग है पीसीआर के? तो पहला, आणविक मानचित्र एवं अनुसंधान उद्देश्य। आणविक मानचित्रण यानी डीएनए का मानचित्र तैयार करने के लिए, और अनुसंधानों में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग व जीन थेरेपी के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। डीएनए बहुआकारिकी के अध्ययन में, या डीएनए बहुआकारिकी के अध्ययन में पीसीआर का उपयोग किया जाता है। अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान के अंदर, अपराध विज्ञान में अपराधियों की पहचान के अंदर किया जाता है। जैसे कहीं पे भी कोई क्राइम हुआ है और वहाँ से जैसे बाल या फिर त्वचा, थूक, वीर्य, उनकी कोई भी कोशिका हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसका हम डीएनए ले लेते हैं और उसकी पीसीआर के द्वारा कई प्रतियां बना लेंगे, और संभावित जो भी भाई अपराधी हैं उनके डीएनए से उनको मैच करा लिया जाता है। फिर अगला, आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया है, इसके लिए सिकल सेल एनीमिया है, इसके लिए सिकल सेल एनीमिया की पहचान में भी इसका उपयोग किया जाता है। आजकल जो कोरोना है, कोरोना टेस्ट भी पीसीआर के द्वारा किया जा रहा है। कोरोना टेस्ट भी पीसीआर तकनीक के द्वारा किया जा रहा है, जिससे पीसीआर से जो रिजल्ट आता है वो एक सटीक रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, यानी इस विधि की खोज 1985 में, इस विधि की जो खोज है किसकी, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की, इसकी खोज 1985 में एलेक जेफ्रीज द्वारा की गई। एलेक जेफ्रीज द्वारा की गई। डीएनए में उपस्थित नाइट्रोजनी क्षारकों का अनुक्रम एक व्यक्ति विशेष के डीएनए को विशिष्ट बनाता है। यानी सभी व्यक्ति हैं उन सबका डीएनए यूनिक होता है, किसी का भी डीएनए आपस में मैच नहीं करता, क्योंकि जो डीएनए क्षारक हैं इनके जो अनुक्रम है वो कुछ ना कुछ विभिन्नता लिए होते हैं। अर्थात अन्य व्यक्ति हैं वो आपस में एक दूसरे के समान डीएनए वाले नहीं होते। एक व्यक्ति के शरीर के किसी भी भाग से ली गई कोशिका के डीएनए के क्षार अनुक्रम समान होते हैं। जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की कहीं से भी कोई भी कोशिका ले लो, चाहे बाल की हो, चाहे त्वचा की हो, चाहे ऊतक की हो, चाहे अंगों की हो, कहीं से भी ले लो, सभी कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए है वो उनमें क्षारकों का जो अनुक्रम है वो समान होता है। इस विधि के अंदर डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइमों द्वारा छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है। डीएनए के जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, उनके द्वारा डीएनए को छोटे छोटे भागों में, जैसे ये डीएनए, इस डीएनए को क्या किया जाता है, छोटे छोटे भागों में काट लिया जाता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के द्वारा इनको अलग कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इन कटे हुए डीएनए खंडों को अलग कर लेते हैं। फिर सदर्न ब्लोटिंग तकनीक द्वारा एक्सरे प्लेट पर या यूवी प्रकाश किरणों के द्वारा उनको अनावृत कर लिया जाता है और डीएनए के अनुक्रम
की एक बना दी जाती है, क्रम बना दिया जाता है कि डीएनए का अनुक्रम इस प्रकार है। इसे ही हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। भाई डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटा जाएगा, कटे हुए डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा अलग करेंगे। सदर्न ब्लोटिंग तकनीक से क्या किया जाएगा, सदर्न ब्लोटिंग तकनीक के द्वारा यूवी किरणों से अनावृत करके और उनके अनुक्रमों की पहचान की जाएगी। इसे ही हम क्या कहते हैं, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या क्या है, उपयोग देखें तो भाई एक तो किसी भी बच्चे के माता पिता के बारे में पता लगाने में, यानी कोई बच्चा है उसके ऊपर दो दंपतियां अधिकार जमा रही हैं, तो ऐसे विवादित बच्चे के असली माता पिता, यानी असली माता पिता का पता लगाने में, विवादित बच्चे के, तो इससे सटीक जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। बच्चे का और माता पिता के डीएनए का मैच करा लिया जाता है। दूसरा, आनुवंशिक रोग जैसे हीमोफीलिया, इनकी पहचान करने में। फिर हत्या, बलात्कार, अब जैसे जो अपराध हैं इनमें अपराधी की पहचान करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण। नेक्स्ट टॉपिक, प्रतिबंधन खंड लंबाई बहुरूपिता चित्रण, जिसको हम RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। यानी जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज विभिन्न प्रभेदों या जातियों के जीनोमिक खंड काटता है तो उसे हम RFLP कहते हैं। यानी जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम जब कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम विभिन्न प्रभेदों के क्या करे, विभिन्न प्रभेदों के जीनोमिक खंड काटे तो उसे हम क्या कहते हैं, RFLP कहते हैं। इस विधि में संबंधित जातियों के डीएनए खंडों को पृथक करके रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस द्वारा काट करके और इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा कटे हुए डीएनए खंडों को अलग कर लिया जाता है। यानी विभिन्न जो भी इससे संबंधित जातियां हैं उन सभी जातियों के डीएनए जो खंड हैं उनको काट लिया जाएगा, काट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उन्हें अलग करके और सदर्न ब्लोटिंग तकनीक द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर स्थानांतरित करके रेडियो चिन्हित प्रोब युक्त विलयन में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, रेडियो चिन्हित प्रोब युक्त विलयन में रखा जाता है। अंत में उसकी ऑटोग्राफी बना ली जाए। अंत में क्या बना ली जाती है, उसकी ऑटो रेडियोग्राफी बना ली जाती है। क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइमों द्वारा काटेंगे, कटे हुए डीएनए खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस से अलग करेंगे, फिर सदर्न ब्लोटिंग तकनीक द्वारा नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर के ऊपर
स्थानांतरित करेंगे और उन्हें रेडियो चिह्नित प्रोब युक्त विलयन के अंदर रखा जाएगा और अंत में उसकी ऑटो रेडियोग्राफी बना ली जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, RFLP। अब इसका उपयोग क्या है? उपयोग यानी विभिन्न प्रभेदों के मध्य संबंध स्थापित करना, यानी विभिन्न प्रभेद हैं उनके मध्य क्या क्या संबंध है वो स्थापित करना, मात्रात्मक लक्षणों की जीन की संरचना और कार्य निर्धारित करना, और DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी ये RFLP काम में आती है। इस विधि के द्वारा गेहूं, मक्का, चावल आदि के RFLP तैयार किए जा चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पुनर्योगज DNA प्रौद्योगिकी की उपलब्धियां। पुनर्योगज DNA तकनीक की उपलब्धियां। हाँ जी, इस तकनीक का उपयोग भाई पुनर्योगज DNA तकनीक है वो किस में काम आती है, उसका दायरा कहाँ है? चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि में, उद्योगों में काम में ली जाती। साथ ही मनुष्य द्वारा फसली पौधे, पालतू जानवर उनकी गुणवत्ता के सुधार में भी पुनर्योगज DNA तकनीक काम में ली जाती है। इस तकनीक की कुछ उपलब्धियां हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन की क्लोनिंग। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीन, जिसको हम निफ जीन कहते हैं, निफ जीन की क्लोनिंग। निफ जीन की क्या की गई है? क्लोनिंग, अर्थात इस जीन को क्लोनीकृत करके फसलों के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए तो फसलें अधिक से अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकें। हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग, हीमोफीलिया के जीन की क्लोनिंग की जा चुकी है। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी विषाणु की जीन क्लोनिंग, हेपेटाइटिस जो बी है इसके विषाणु के जीन की क्लोनिंग की जा चुकी है। HGP यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी इसका उपयोग किया जाता है। पेनिसिलिन का निर्माण भी पुनर्योगज DNA तकनीक द्वारा किया गया। तो ये सब पुनर्योगज DNA तकनीक की कुछ उपलब्धियां हैं। जो अपना 15वां लेसन है वो यहीं पे समाप्त हो। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारा अगला वीडियो देखें। धन्यवाद।